जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड के बारे में। जो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड जितने भी वीडियो हमने डाली हुई हैं, तो यूनिट सेकंड के हमने कुछ टॉपिक को कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है दीप्त फ्रिंज की दूरी और अदीप्त फ्रिंज की दूरी, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण। तो ये सब हम आज देखने वाले हैं। और फ्रॉनहोफर का जो एकल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसको भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, press that bell notification so that we'll get all that notification from this video. So let's begin. स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिट फर्स्ट और सेकंड की जितनी भी हमने वीडियो अपलोड की हुई है वो नहीं देखी हैं, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसको ओपन कीजिएगा और उसमें जो वीडियोज हैं उनको वॉच कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण का पथांतर क्या होता है। तो विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण का जो पथांतर है वो हमने बताया था। विनाशी व्यतिकरण का पथांतर हमने बताया था x = 2n - 1 L/λ। यहीं से आगे ये फॉर्मूला है x = 2n - 1 λ/2, और यहीं से आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है दीप्त फ्रिंज की दूरी। ये न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो दीप्त फ्रिंज के बारे में, यानी कि ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के जो एनवी दीप्त फ्रिंज के पर्दे के केंद्र से दूरी वो कितनी होती है वो आपको न्यूमेरिकल में मालूम कर लेगा कि एनवी दीप्त फ्रिंज पर्दे के केंद्र ओ से दूरी, एन का मतलब है 1 2 3 4। वो पूछेगा कि पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी, तो एन की जगह पर आप 1 रख देंगे। वो पूछेगा कि सेकंड दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी, तो एन की जगह पर आप 2 रख दोगे। इसी तरीके से 2 3 4 अगर हम रखते जाएंगे तो हमें क्या मिलती जाएगी, 1 2 3 4 दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी हमें प्राप्त होती जाएगी। तो ये कितना होता है, yn = n/d होता है। और d क्या है, ये स्लिट से पर्दे की दूरी है l, और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य होगी, और d क्या है, दोनों स्लिट के मध्य की दूरी है। तो n = 0 हम रखेंगे तो y0 = 0 आएगा, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज अतः पर्दे के केंद्र पर हमें मिल जाएगी। और n = 1 रखेंगे तो O से पहली दीप्त फ्रिंज कितनी दूरी पर होगी वो डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हम 2 3 4 रखेंगे तो n तक हम पहुंचेंगे। तो ऐसे ही हम सभी दीप्त फ्रिंज की जो केंद्र से दूरी है, O से दूरी है, वो हम प्राप्त कर लेंगे। अब ये थी दीप्त फ्रिंज की दूरी। अब है अदीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी कि जो डार्क फ्रिंज हैं उनकी एक की दूरी हम किस तरीके से निकालेंगे। तो डार्क फ्रिंज के लिए हम क्या लिख देंगे, yn- लिख देंगे। डैश से हम पहचानेंगे कि ये डार्क फ्रिंज है। क्लियर है। तो yn- = dn 2n - 1/2d। इस फॉर्मूले का आप याद रखिएगा। इस पे भी बस आगे यही है कि n = 1 2 3 4 अगर हम रखेंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, पहली अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, सेकंड अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। इसमें n = 0 क्यों नहीं रखा है, इसमें n = 0 इसलिए नहीं रखा है कि n = 0 क्या होगा, y की वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी। यानी कि केंद्र से जो फ्रिंज की दूरी है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, वो केंद्र पर ही है। तो केंद्र पर हमेशा क्या होती है, हमेशा केंद्र पर दीप्त फ्रिंज होती है। इसलिए अदीप्त फ्रिंज में n = 0 नहीं रहता, 1 2 3 4 से ही वो स्टार्ट होता है। तो n = 1 हम रखेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, dλ/2d पहली दीप्त फ्रिंज से O की दूरी आ जाएगी। इसी तरीके से 2 3 4 n तक हम निकालते चले जाएंगे। आप पहले अदीप्त फ्रिंज की, सेकंड अदीप्त फ्रिंज की, सभी की आप डिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं O से। क्लियर है। अब देख लेते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज डेप्थ। अगर न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाए कि फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो फर्स्ट है दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज। देखिएगा यहां पर अदीप्त है तो अदीप्त की बात कर लेते हैं।
दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के मध्य एक दीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है, ये हमें पता है कि जो इंटरफेरेंस का फिगर था हमारे पास, ये फिगर हमारे पास था। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक फ्रिंज ब्राइट है, एक डार्क है, एक ब्राइट है, एक डार्क है। मतलब ये है कि दो डार्क फ्रिंज के मध्य एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी और दो ब्राइट फ्रिंज के मध्य एक डार्क फ्रिंज हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? तो इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा और इसी पर सारा इंटरफेरेंस जो है वो डिपेंड करता है। और अगर ये फिगर आपने सही तरीके से हमारी लास्ट वीडियो में समझा होगा तो आई होप कि आपको सही तरीके से समझ आया होगा और इस बात को आप सही तरीके से समझ जाएंगे कि डार्क फ्रिंज और जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है। तो इसमें लिखा गया है कि दो क्रमागत यानी कि क्रम अनुसार दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के मध्य एक दीप्त फ्रिंज बनती है। अतः दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, W = y डैश n + 1 माइनस वाई एन डैश। और वाई एन प्लस 1 डैश क्या है और माइनस वाई एन डैश क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लास्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहां पर हमें फॉर्मूला आया था, जब इसको हमने सॉल्व किया था हमारे पास फॉर्मूला आता है W = d λ/d। और W = d λ/d ये क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई होती है। और देखिएगा हमने कौन से फ्रिंज की चौड़ाई निकाली है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो आपसे अगर न्यूमेरिकल में पूछेगा कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए तो आप निकालेंगे W = d λ/d से। और d और लैम्डा और स्मॉल d क्या है ये आपको पता ही है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो कैपिटल D है वो क्या है, वो स्लिट से पर्दे तक की जो डिस्टेंस है कैपिटल D है और तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्डा है। और जो हमारे पास स्मॉल d है ये दोनों स्लिट के मध्य के बीच की दूरी है। क्लियर? सेकंड पर चलते हैं। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के मध्य एक अदीप्त फ्रिंज बनती है। यानी कि अगर दो अदीप्त फ्रिंज के मध्य एक दीप्त फ्रिंज बनेगी तो दो दीप्त फ्रिंज के मध्य एक अदीप्त फ्रिंज बनेगी। ये क्रमागत चलती है, क्रमानुसार चलती है। तो इसको करते हैं हम ओमेगा डैश से। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंज के मध्य जब अदीप्त फ्रिंज बनेगी तो अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो हम डैश से लिखते हैं, यानी कि डार्क के लिए हमेशा डैश लिखते हैं और जो ब्राइट होती है उसके लिए डैश नहीं लिखते हैं। तो डैश हम लगा देंगे तो इससे पता लगेगा कि ये क्या है, ये एक डार्क है, ठीक है, अदीप्त फ्रिंज है। तो इसकी चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी, yn + 1 माइनस yn। ठीक है, यहां पर हमने ये डैश लगाया था, यहां पर ये डैश नहीं लगाया, क्यों? और इसको हमने क्यों लगाया आप इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा। देखिएगा डैश मैंने कहा कि वो क्या है, डार्क फ्रिंज के लिए है। तो दो डार्क फ्रिंज हैं उनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगा। और दो दीप्त फ्रिंज की जो दीप्त फ्रिंज का अंतर है उनका अंतर क्या कहलाएगा, अदीप्त फ्रिंज कहलाएगा। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए डैश लगाते हैं तो अदीप्त फ्रिंज का अंतर, और दीप्त फ्रिंज के लिए डैश नहीं लगाते तो दीप्त फ्रिंज का अंतर। और दीप्त फ्रिंज का अंतर क्या कहलाएगा, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, और अदीप्त फ्रिंज का अंतर क्या कहलाएगा, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। इसलिए इस पर डैश लगाया नहीं है, इस पर डैश लगाए हैं। ये अदीप्त है, ये अदीप्त है, तो ये दीप्त है, इसलिए इस पर डैश नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर W डैश को जब हम सॉल्व करेंगे yn + 1 माइनस yn को, तो yn + 1 को लिखते हैं n + 1 λd/d माइनस λd/d इंटू n हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, n λd और n λd आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो λd/d यहां पर हमें मिल जाता है। तो ये क्या है, ये प्रकाश के व्यतिकरण में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज दोनों की चौड़ाई एक समान होती है। देखिएगा दोनों की चौड़ाई एक सी आई है। यहां पर भी W = λd/d था, यहां पर भी W' = λd/d। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो चाहे दीप्त फ्रिंज की हो या फिर अदीप्त फ्रिंज की हो, वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज बनती हैं। आप इसको याद रखिएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश के व्यतिकरण में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज दोनों की चौड़ाई कैसी होती है, एक समान होती है, एक सी होती है, बराबर होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि वीडियो को स्किप करने पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन फिल्म।
तो इसमें क्या है कि ये एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस फिगर को यदि आपने समझ लिया तो समझो कि आपने पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण को एकदम सही तरीके से समझ लिया है। ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, डेरिवेशन अगर एग्जाम में आता है तो आप सही तरीके से उस डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे और आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। यहां से शुरू होता है पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण का डेरिवेशन। और मैं आपसे बता दूं कि यहां से मैं स्किप ना करने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल फिगर को समझाने के लिए बतानी पड़ती हैं, और जो मैंने बात यहां पर बताई हुई है तो वो आप स्किप कर दोगे तो आपके समझ में ये फिगर नहीं आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण से। तो देखिएगा इसमें क्या है, पहले ये जान लीजिएगा, हम सभी को पता है कि प्रकाश के प्रभाव में जल के ऊपर जो तेल की फिल्म होती है, जो तेल की फिल्म होती है वो प्रकाश के प्रभाव में चमकती है। ठीक है, चमकती है और उसमें क्या होता है कि रंग देखने को हमें मिलते हैं। आपने देखा होगा कि साबुन के बुलबुले पर जो रंग दिखाई देते हैं, रंग की लेयर दिखाई देती है, वो किसके प्रभाव से दिखाई देती है, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से दिखाई देती है। और जो चमकदार रंग हैं, ठीक है, चमकदार रंगों को प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत को समझा जा सकता है। जो चमकदार रंग हैं उसी से प्रकाश के व्यतिकरण को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। वो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो फिगर के हिसाब से देख लीजिएगा, हमने क्या देखा कि एक फिल्म दिखाई गई है जो टी मोटाई की है। फिल्म को मतलब एक लेयर है, ठीक है, जो टी मोटाई की है, उसकी थिकनेस कितनी है, टी है। और ऊपरी सतह क्या दिखाई गई है, उसकी आर एस दिखाई गई है, और निचली सतह क्या है, टी यू है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऊपरी सतह है आर एस है और निचली सतह टी यू है। ध्यान से समझिएगा, इस फिगर में इतना लिखा हुआ नहीं है जितना आपको मैं बताने वाला हूं। क्लियर है? तो यहां पर हमने आर एस और टी यू, आर एस ऊपरी लेयर है और टी यू क्या है, इसकी निचली लेयर है। तो प्रकाश की किरण ए बी सतह आर एस के बिंदु बी पर आपतित होती है। आर एस सतह है, उसके बिंदु बी पर ए बी किरण आपतित होती है। आपतन कोण कितना बनाया, आई बनाया है। आपतन कोण आई है तो किरण का कुछ भाग क्या होगा, कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा। क्लियर है? परावर्तित होकर के क्या बनाएगा, बीई के रूप में चला जाता है। और शेष भाग क्या होगा, आर अपवर्तन कोण पर अपवर्तित होकर के बीसी बनाएगा। मतलब कहने का यह है कि आर एस सतह पर एक ए बी किरण अगर हमने आपतित कराए तो इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाएगा और कुछ भाग क्या होगा, फिल्म के अंदर अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिल्म के अंदर चला जाता है। इसी तरीके से बिंदु सी पर पुनः कुछ भाग क्या होगा, परावर्तित होगा और फिर कुछ भाग क्या होगा, नीचे अपवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से जब फिर से यहां पर भी यहां क्या है, एक लंब है। यहां पर जहां भी ये किरण फिल्म के सतह से टकराएगी वहां पर एक लंब हम डाल देंगे। अब यहां से जैसे ही ये नीचे आएगी तो क्या होगा, ये फिर से यहां पर क्या होगी, यहां पर परावर्तित होगी और यहां पर फिर से अपवर्तित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिल्म, इस फिल्म में जो लाइट है वो चलती रहेगी। क्लियर है? तो हम क्या देखते हैं, इस भाग को ले लेते हैं। तो हमने क्या देखा, एक किरण को आपतित कराए, इसका कुछ हिस्सा क्या हुआ, परावर्तित हुआ, कुछ हिस्सा अपवर्तित हुआ। क्लियर है? यहां से फिर क्या हुआ, एक लंब डाला तो हमने देखा कि कुछ हिस्सा यहां से फिल्म में परिवर्तित हुआ है, कुछ हिस्सा क्या है, इसका अपवर्तित हुआ है। क्लियर है? तो यहां पर हम ये देख लेते हैं कि बिंदु सी पर पुनः कुछ जो किरण का हिस्सा है, जो लाइट का हिस्सा है, लाइट वेव का हिस्सा है, वो क्या हुआ, कुछ फिल्म के अंदर चला गया और कुछ फिल्म के बाहर अपवर्तित हो जाता है। तो अपवर्तित हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, सी जी के रूप में हम यहां पर देख रहे हैं। अब डी से बीई पर क्या किया हमने, लंब डाला। ठीक है, अब देखिएगा सी से अगर डी पर भी जाएगी तो ये क्या होगा, कुछ हिस्सा ऐसे चला जाएगा, कुछ हिस्सा ऐसे चला जाएगा, यानी कुछ हिस्सा क्या होगा, इसका अपवर्तित हो जाएगा, कुछ हिस्सा ऐसे फिल्म में परावर्तित हो जाएगा। क्लियर है? तो हम केवल इसी हिस्से पर स्टडी करेंगे। तो हमने क्या देखा कि जो बीई है
उस पर सी उस पॉइंट डी से हमने क्या किया, एक लंब को डाला। आप इसको ध्यान से देखिएगा, पॉइंट डी से हमने एक लंब बीई पर डाल दिया है। ठीक है, तो बिंदु डी तथा एच, डी कहां है, ये है, और एच कहां है, ये है। इससे निकल रही किरणों के मध्य जो पथांतर होगा, ये दोनों जो किरणें हैं इनके बीच में जो पथांतर होगा वो क्या होगा, एक्स डैश। उसको हम एक्स डैश से लिखेंगे, और वो एक्स डैश होगा क्या, बी सी प्लस सी डी। बी सी और सी डी की डिस्टेंस फिल्म के अंदर, क्लियर है, और बी एच वायु में। कहने का मतलब यह है कि यहां से एक किरण आई और ये दो हिस्सों में बट गई, यानी कि एक हिस्सा परावर्तन और एक हिस्सा अपवर्तन का है। तो हमने क्या निकालना है, डी और एच, डी और एच पर हमें पहुंचना है। तो इस पॉइंट से जब ये जो लाइट है वो दो हिस्सों में बटी, तो बी से एच तक पहुंचे, तो बी से एच तक जो लाइट पहुंची वो क्या है, वायु में है, और बी सी और सी डी ये दो डिस्टेंस ट्रेवल की और की कहां तक पहुंची, डी तक पहुंची। डी और एच तक पहुंचने में हमें ये रास्ते जो है इसको ट्रेवल करने पड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, जो रास्ता यानी कि जो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की है उसमें से हम कम वाले डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बी सी प्लस सी डी फिल्म के अंदर और बी एच वायु में है, तो बी एच ये हो गया, क्लियर है। तो इसको दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, बी सी प्लस सी डी, और म्यू इसके साथ इसलिए लिखेंगे कि हमको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास नियतांक है उसको हमें लेना पड़ेगा। यानी कि फिल्म में अगर हम कोई किरण देख रहे हैं तो उसके लिए हमको जो उसका अपवर्तनांक लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ता है, म्यू है। और वायु में हमेशा अपवर्तनांक वायु का कितना होता है, हम 1 लेते हैं, क्लियर है। तो फिल्म में अपवर्तनांक का जो नियतांक होगा, गुणांक होगा, वो कितना होता है, म्यू, और वायु में हमेशा 1 लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी। बीसी प्लस सी डी को हमने 2BC लिखा, क्यों, क्योंकि BC बराबर CD है। यहां पर आप देखिएगा जितनी डिस्टेंस BC की है उतनी ही डिस्टेंस CD की है, तो दोनों इक्वल में हो जाएंगे, तो एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x डैश इक्वल टू 2BC म्यू माइनस BH। क्लियर है। आप 2BC की जगह पर 2CD भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने क्या लिखा, x डैश इक्वल टू 2BC इंटू म्यू, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक नियतांक, माइनस BH। क्लियर है। इक्वेशन नंबर हमने 1 यहां पर इसको मान लिया है। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको माना है, तो हम ये देख लेते हैं कि इसको BC की जो वैल्यू है वो किस तरीके से हम निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज BCJ में BC और J यानी कि इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज को हमने कहां लिया, निकाल करके यहां पे ले आए। क्लियर है। आप देख लीजिएगा, कंपेयर करके देखिएगा कि यही वाला जो फिगर है उस हिस्से को हमने उठाया और उठा करके हम यहां पे ले आए। क्लियर है। अब इसमें देखेंगे, देखिएगा यहां पर अगर R है तो एकांतर कोण से हमने देखा होगा कि यहां पर भी R होना चाहिए, दोनों बराबर है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। तो यहां पर अगर R है तो cos R इक्वल टू क्या होगा, JC अपॉन BC होगा, JC अपॉन BC, यानी कि ये क्या होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो cos क्या होता है, यहां पर देखिएगा लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का जब हम करते हैं तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण cos होता है। तो आधार कितना है, JC अपॉन कर्ण कितना है, BC, तो JC अपॉन BC हो जाएगा। तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो cos R यहां पे आ जाएगा, तो JC अपॉन cos R। और देखिएगा JC की वैल्यू क्या है, यानी कि JC की वैल्यू है इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई, जो फिल्म है उसकी मोटाई है, तो JC की वैल्यू T है, तो T अपॉन cos R आ जाएगा। इक्वेशन नंबर A हमने मान ली। अब यहां पर हमें आगे जरूरत पड़ेगी BJ की वैल्यू की। BJ की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, हमको T पता है, BJ की वैल्यू निकालनी है, BC नहीं पता था, तो हम क्या करेंगे, BJ अपॉन JC इक्वल टू tan R। tan क्या होता है, लाल बटे लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है, BJ है, और आधार कितना है, JC है, जो JC कितना है वो T है, तो कितना आ जाएगा, BJ अपॉन JC इक्वल टू tan R।
क्लियर है? तो बी जे इक्वल टू जे सी कितना टी है, तो टी tan r यहां पर आ जाएगा। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए हमने यहां पर ही इसको फाइंड कर लिया है। इसी तरीके से अब हमें जरूरत पड़ती है बी एच की, तो बी एच की जरूरत पड़ती है, तो बी एच में हम क्या करेंगे, देखिएगा इस एंगल को हम उठाएंगे यहां से बी एच और ये, ठीक है, बी एच और डी, इसको हम यहां से उठा करके जैसे ही हम लाए तो हमको मिलता है ये। क्लियर है? बी एच और डी। अब यहां से ये आई एंगल बना रहा है तो ये 90 है, यहां से ये 90 है, तो हम यहां से देख लेते हैं कि किस तरीके से हम साइन आई को निकालते हैं। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कौन सा है ये देखिएगा, एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ये ध्यान रखिएगा। जहां पर एंगल बनेगा उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो इसको क्या मानेंगे, बी एच लंब होगा और कर्ण कितना होगा, बी डी होगा। क्लियर है? तो कर्ण बी डी होगा तो बी एच अपॉन बी डी साइन आई हो जाएगा, तो बी डी इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या कितना कहलाएगा, बी डी साइन आई इक्वल टू बी एच। इसको इक्वेशन नंबर बी मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर ए और इसको इक्वेशन नंबर बी। अब देखते हैं इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। मतलब यहां से बी एच की वैल्यू और यहां से बी सी की वैल्यू हम कहां पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आता है। जैसे ही हमने इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो कितना आता है, एक्स डैश इक्वल टू 2bc म्यू माइनस बी एच और 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, क्योंकि bc की वैल्यू हमने क्या रखी थी, टी अपॉन कॉस आर, तो 2 म्यू ऐसे ही टी अपॉन कॉस आर आ जाएगा माइनस बी डी साइन आई बी एच की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, और देखिएगा बी डी की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 2bj। बी डी को हम 2bj लिख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो बी डी की वैल्यू है वो bj के 2 गुनी है। ठीक है, bj आधे में है, फिर dj ये आएगा, तो bj अगर को हम bj की डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस को आगे जोड़ दे तो bd बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2bj साइन आई। अब देखिएगा यहां पर 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, bj की वैल्यू हमने निकाली थी, कितना हो जाएगा, t tan r, तो 2t tan r साइन आई हो जाएगा। तो x बार जो x डैश है, x डैश इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2t tan r को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर अपॉन कॉस आर लिख सकते हैं, साइन आई लिख सकते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है, वो कितना होता है, वो होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन आर। क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो साइन अपॉन साइन आर यानी कि साइन आर यहां पर चला जाएगा, तो साइन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू साइन आर। साइन आई की वैल्यू क्या आएगी, म्यू साइन आर। यहां पर हमने साइन आई की जगह पर म्यू साइन आर पुट कर दिया है, तो एक्स डैश इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, और देखिएगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर यहां पर भी है, 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर यहां पर भी बनेगा। तो यहां पर क्या बचता है, यहां पर टोटल ये कॉमन आ जाता है 1 बचेगा, यहां पर क्या क्या बचेगा ध्यान से देखिएगा, 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर को निकालने के बाद साइन आर और ये साइन आर बचेगा, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर आर आ जाएगा। क्लियर है? तो एक्स डैश इक्वल टू कितना, यहां पर देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर आर आ जाएगा, तो 2 म्यू टी यहां पर देखिएगा एक 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस आर बचेगा। तो यहां पर एक्स डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकला, ये हमारे पास आता है पतली फिल्म द्वारा जो व्यतिकरण है उसका पथांतर क्या है, ये हमारे पास आ जाता है। तो पथांतर का फॉर्मूला कितना आया, एक्स डैश इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। अब देख लीजिएगा ये इसके बारे में, जब किसी अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। जब कभी अनुप्रस्थ तरंगे सघन माध्यम से परावर्तित होती है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है। जब कभी अनुप्रस्थ तरंगे सघन माध्यम से परावर्तित होती हैं तो उनकी कला में 180 यानी कि हम पाई लिखते हैं 180, अर्थात पथांतर में देखिए कला में यानी कि जो कला होती है वो फाई है, फाई में 180 और पथांतर एक्स में लैम्डा 2 का परिवर्तन आ जाता है। क्लियर है, कितना आता है, उसकी जो कला है उसमें 180 का अंतर आता है और जो पथांतर है उसमें लैम्डा 2 का अंतर आ जाता है। ठीक है, परंतु विरल माध्यम से परावर्तित होने पर
कला अपरिवर्तित रहती है। विरल माध्यम से परिवर्तित होने पर कला कैसे रहती है? अपरिवर्तित रहती है, यानी कि उसकी कला यानी कि फाई में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इसी कारण बीई और डीएफ के मध्य कुल पथांतर कितना होगा? बीई और डीएफ जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन वायु में जो भी परावर्तित किरणें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इन दोनों किरणों के बीच जो भी पथांतर होगा डी और एच वो क्या होगा? कितना होगा? x होगा। और x की वैल्यू कितनी है? 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा 2। हमने आपको अभी बताया था कि पथांतर में लैम्डा बाई 2 का परिवर्तन आ जाता है। तो परिवर्तन का मतलब यह है कि वो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। हमको वहां पर क्लियर नहीं है, परिवर्तन शब्द से यह क्लियर नहीं होता है कि पथांतर घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, पथांतर की वैल्यू घटेगी या फिर बढ़ेगी। केवल हमको इतना पता है कि वो परिवर्तित होगा ही होगा। तो परिवर्तित का मतलब प्लस माइनस हो सकता है, तो इसीलिए हमने यूज किया x इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। ठीक है, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म, ये देख लीजिएगा। फिगर से ही पता लग रहा है कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल जीवन क्लासेस। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाले सब वीडियो को वॉच कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।